हेडलाइन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम समसामयिक मामलों और जटिल विषयों पर चर्चा करते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें। मैं हूँ शशि और मैं हूँ किरण। और आज हम एक बेहद जरूरी और सच कहूँ तो काफी संवेदनशील विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। हाँ, भारत में छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य। बिल्कुल। हमारे पास ना इस विषय पर कई सारे स्रोत हैं, रिसर्च स्टडीज हैं, आर्टिकल्स हैं, एक्सपर्ट्स के विश्लेषण हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन सभी स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है उसे निकालें और ये समझें कि आज के छात्रों पर किस तरह का दबाव है और इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असल में असर क्या पड़ रहा है। सही। तो चलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे की तह तक चलते हैं, इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल शशि। और ये विषय ना सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, मतलब ये उन अनकही पीड़ाओं को समझने की कोशिश है जिनसे आजकल हमारे युवा गुजर रहे हैं। हम देखेंगे कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या-क्या हैं और फिर इनसे निपटने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं या क्या रणनीतियां सुझाई गई हैं। हाँ, तो शुरुआत शायद कुछ आंकड़ों से ही करनी चाहिए जो बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। हाँ। जैसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब NCRB, उनके आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 13,000 छात्र आत्महत्या करते हैं। 13,000? हाँ, और ये संख्या देश में जो कुल आत्महत्याएं होती हैं उनका करीब 7.6% है। ये तो बहुत ही त्रिवर्जनीय आंकड़ा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी इसे आत्महत्या की महामारी जैसा कहा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है, ये एक तरह का सामाजिक संकट बन गया है। और ये सिर्फ आत्महत्या के आंकड़े नहीं हैं जो चिंता की बात है। वो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था, NMHS 2015-16 में। हाँ, उसने पाया था कि भारत में करीब 10.6% वयस्क किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। पर मुझे तो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। क्या? वो ये कि इनमें से 70 से 92% लोगों तक जरूरी इलाज या देखभाल पहुंच ही नहीं पाती। बाप रे, 70 से 92%। हाँ, ये जो उपचार का अंतर है, ट्रीटमेंट गैप जिसे कहते हैं, ये भी बहुत ही बड़ा है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है। शायद ये दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को हम अब भी वो अहमियत नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है, जबकि इसके सामाजिक और आर्थिक असर कितने गहरे हैं ये हम जानते हैं। और ऐसा लगता है कि कुछ समूह तो और भी ज्यादा दबाव में है, जैसे मेडिकल छात्र। ओह हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC की एक हालिया रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया कि 84% पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्र, आप सोचिए 84%, वो मध्यम से लेकर उच्च स्तर का तनाव महसूस करते हैं। 84%। और कई में तो मानसिक स्वास्थ्य विकार और आत्महत्या के विचार तक पाए गए। ये सोचना भी मुश्किल है कि जो छात्र भविष्य में लोगों की जान बचाने वाले हैं, वो खुद इतने गहरे मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। और ये सिर्फ कॉलेज या हायर एजुकेशन तक ही नहीं है। NCERT का एक सर्वे हुआ था। हाँ, स्कूली बच्चों पर। हाँ, उसने भी स्कूली छात्रों में महामारी के बाद बढ़ती चिंता और मूड में जो उतार चढ़ाव है उसकी तरफ इशारा किया है। मतलब ये दबाव काफी छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये सिर्फ संख्याएं नहीं है। जैसा आपने कहा, एक विशेषज्ञ हैं अंजलि नागपाल, उन्होंने हिंदुस्तान अखबार में लिखा था कि ये आंकड़े दरअसल समाज की उम्मीदों और नियमों के बोझ तले दबी हुई खामोश पीड़ा के संकेत है। खामोश पीड़ा सही शब्द है। हाँ, हर आंकड़ा एक कहानी है, एक अनसुना संघर्ष है। और जाहिर है इस पीड़ा का असर सिर्फ छात्र के व्यक्तिगत जीवन तक तो सीमित नहीं रहता होगा। बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत व्यापक है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान लगाने की क्षमता कम होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी और आगे चलकर इसका असर हमारी हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ बनकर और देश की अर्थव्यवस्था पर कम ह्यूमन कैपिटल के रूप में पड़ता है। हाँ। जैसा कि दृष्टि IAS के एक लेख में भी जिक्र था, गरीबी और मानसिक स्वास्थ्य के बीच भी एक दुष्चक्र जैसा बन जाता है। वित्तीय अस्थिरता से मनोवैज्ञानिक पीड़ा बढ़ती है और फिर वो आपको और पीछे धकेलती है। Exactly. और ये इतना बड़ा ट्रीटमेंट गैप ये भी दिखाता है कि कमी सिर्फ संसाधनों की नहीं, शायद जागरूकता की भी है, मानसिक स्वास्थ्य को स्वीकार करने की भी है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर छात्रों पर इतना भारी दबाव है क्यों? हमने जो स्रोत देखे उनमें कई कारण बार बार सामने आ रहे हैं और सबसे प्रमुख कारण जो हर जगह दिख रहा है वो है शैक्षणिक दबाव, एकेडमिक प्रेशर।
हाँ ये तो है ही। हाँ। अच्छे नंबर लाने का वो भारी दबाव, हाँ। गला काट कंपटीशन, परीक्षा का डर, फेल होने का खौफ, ये लगभग हर स्रोत में, चाहे वो विद्यालय पत्रिका हो, कोई इंटरनेशनल जर्नल हो, या आईआईटी बॉम्बे का वो IIT-B बंधु पोर्टल हो, हाँ, IIT-B बंधु, सब में ये एक मुख्य कारण बताया गया है। उस IIT-B बंधु पोर्टल पर आरती नाम की एक छात्रा का उदाहरण था। वो इस दबाव का बहुत साफ दिखाता है। अच्छा, क्या था उसमें? उसमें बताया था कि कैसे परीक्षा नजदीक आते ही उसकी नींद उड़ गई, खाना पीना मुश्किल हो गया, लगातार सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, और सबसे ज्यादा मन में वो नेगेटिव विचार आने लगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। ओह, ये तो बहुत आम अनुभव होगा शायद कई छात्रों का। हाँ बिल्कुल। किशोरावस्था पर एक इंटरनेशनल जर्नल में छपे अध्ययन में भी यही पाया गया था। उस स्टडी के मुताबिक करीब 42% किशोरों में डिप्रेशन का मुख्य कारण एकेडमिक प्रेशर ही था। 42%? ये बहुत बड़ा नंबर है। फिर एक नया फैक्टर है जो शायद कोविड महामारी के बाद ज्यादा उभर कर आया है, वो है ऑनलाइन शिक्षा का असर। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना है। रिसर्च हब जर्नल की एक स्टडी के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस ने छात्रों को सामाजिक रूप से काफी अलग थलग कर दिया। दोस्तों और शिक्षकों के साथ वो जो सहज बातचीत क्लासरूम में होती थी वो कम हो गई। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, फिजिकल एक्टिविटी लगभग बंद हो गई। सही कहा। वो क्लासरूम का जो एक माहौल होता है, हाँ। जो एक सामाजिक और भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम देता है, हाँ। वो कहीं ना कहीं छूट गया। हाँ। पारंपरिक शिक्षा में सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होती है। दोस्तों के साथ बात करना, खेलना, कूदना, ग्रुप में काम करना, ये सब मानसिक संतुलन और सोशल स्किल्स के लिए कितने जरूरी हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन शिक्षा ने अनजाने में ही सही, पर इस पहलू को काफी कमजोर कर दिया। और इसके अलावा सामाजिक कारक भी हैं, इनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे सोशल मीडिया पर दूसरों से लगातार तुलना करना, वो ऑनलाइन दुनिया की चमक दमक, साइबर बुलिंग का डर, दोस्तों का प्रेशर, पेयर प्रेशर, हाँ, और शायद सबसे बढ़कर परिवार की उम्मीदें। विद्यालय पत्रिकाओं और इंटरनेशनल जर्नल दोनों में इसका जिक्र है। हाँ, और हिंदुस्तान अखबार में अचल भगत जैसे मनोचिकित्सक इस पर भी जोर देते हैं कि हमारे समाज में सफलता की परिभाषा इतनी संकरी हो गई है कि वो छात्रों पर एक अलग ही किस्म का दबाव डालती है। और ये भी तो है कि किशोरावस्था अपने आप में एक उथल-पुथल का दौर होता है। बिल्कुल। तेजी से शारीरिक बदलाव, हार्मोनल चेंजेस, मानसिक, सामाजिक, बहुत कुछ बदल रहा होता है। स्कूल बदलना, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर तनाव को और बढ़ा देते हैं। जैसा इंटरनेशनल जर्नल में कहा गया है, एक बहुत नाजुक दौर होता है जब कोई इन बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। एक और मुद्दा है वित्तीय तनाव, फाइनेंशियल स्ट्रेस। हाँ, खासकर हायर एजुकेशन में। हाँ, विद्यालय पत्रिका और दृष्टि IAS दोनों ने ट्यूशन फीस, स्टूडेंट लोन और भविष्य में नौकरी मिलेगी या नहीं, इन चिंताओं का जिक्र किया है। मेडिकल छात्रों के मामले में तो ये और भी साफ दिखता है, जहां कई छात्र अपनी स्कॉलरशिप को काफी नहीं मानते और पैसे का बोझ महसूस करते हैं। और मेडिकल छात्रों के लिए कुछ सिस्टमैटिक इश्यूज भी हैं, मतलब व्यवस्था से जुड़े मुद्दे। अच्छा, जैसे कि? जैसे NMC की रिपोर्ट और दृष्टि IAS के विश्लेषण में सामने आया है, काम के घंटे बहुत ज्यादा होना, अक्सर हफ्ते में 60 घंटे से भी ज्यादा, आराम का मौका ना मिलना, लगातार ड्यूटी पर रहना, और कुछ मामलों में लिंग, जाति या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव या रैगिंग का सामना करना, ये सब उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत भारी पड़ता है। तो ये तो साफ है कि ये किसी एक कारण का नतीजा नहीं है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर एक जटिल सी स्थिति बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इन सब का सीधा असर पड़ता है छात्र के आत्मसम्मान पर, सेल्फ एस्टीम पर। हाँ बिल्कुल। IIT-B बंधु पोर्टल बताता है कि शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे पेट गड़बड़ाना, पसीना आना, दिल तेज धड़कना, और मानसिक लक्षण भी, जैसे ध्यान न लगना, नेगेटिव विचार आना, ये सब आम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ समस्याओं की लिस्ट नहीं है। हमने जो स्रोत देखे उनमें इन चुनौतियों से निपटने के कई तरीके और समाधान भी बताए गए हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो इनको हम शायद कुछ लेवल्स पर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर छात्र खुद क्या कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर सबसे पहली और बुनियादी चीज है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। IIT बंधु पोर्टल कहता है संतुलित खाना खाओ, पूरी नींद लो, जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। नींद तो बहुत जरूरी है। और नियमित रूप से कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। थोड़ी देर की कसरत भी मन और शरीर दोनों को ताजगी दे सकती है। और वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उनका भी काफी जिक्र था। योग और ध्यान, मेडिटेशन। हाँ बिल्कुल, योग और ध्यान की बात तो कई स्रोतों में है। ओनली माई हेल्थ, IIT-B बंधु, इंटरनेशनल जर्नल। ये तकनीकें मानसिक शांति लाने,
कंसंट्रेशन बढ़ाने और एक पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देने में काफी मददगार हो सकती हैं। ओनली माय हेल्थ के लेख में एक योग थेरेपिस्ट प्रवीण गौतम कह रहे थे कि योग और ध्यान बच्चों में फिजिकल और मेंटल बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, रेगुलर प्रैक्टिस से ना सिर्फ स्ट्रेस कम होता है बल्कि एकाग्रता और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है। ये तो बहुत काम की चीजें हैं। IITB बंधु कुछ और प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है, जैसे अपनी पसंद का कोई शौक पालना, म्यूजिक सुनना, आर्ट या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना। हाँ, ये चीजें पढ़ाई के प्रेशर से एक जरूरी ब्रेक देती हैं। बिल्कुल। और साथ ही अपनी सोच पर ध्यान देना, मतलब नेगेटिव विचारों को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना, जिसे हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक कह सकते हैं, वो भी जरूरी है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव था उसमें तैयारी और संगठन। हाँ, प्लानिंग। IITB बंधु के अनुसार परीक्षा हो या कोई और काम, उसके लिए पहले से प्लान करना और ऑर्गेनाइज रहना वो आखिरी मिनट वाली घबराहट और तनाव से काफी हद तक बचा सकता है। सही बात है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर की बातें। अब आते हैं संस्थागत स्तर पर, मतलब स्कूल और कॉलेज क्या कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका है। यहाँ सबसे जरूरी है मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज को एक्सेसिबल बनाना, मतलब आसानी से उपलब्ध कराना। विद्यालय पत्रिका, IITB बंधु और सक्सेस सीडीज सभी इस बात पर जोर देते हैं कि कैंपस में काउंसलिंग सेंटर हो, हेल्पलाइन हो जो आसानी से मिल सके। छात्रों को पता हो कि जरूरत पड़ने पर मदद के लिए कहाँ जाना है और ये मदद कॉन्फिडेंशियल हो, बिना किसी झिझक के मिल सके। हाँ, वो झिझक वाला फैक्टर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा और जागरूकता फैलाना, ये भी उतना ही जरूरी है। हाँ, सक्सेस सीडीज और विद्यालय पत्रिका का सुझाव है कि मेंटल हेल्थ को करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे न केवल छात्रों की समझ बढ़ेगी, बल्कि इस विषय से जुड़ा जो एक सामाजिक कलंक है, स्टिग्मा है, वो भी कम होगा। और एक और बात जो हिंदुस्तान अखबार और सक्सेस सीरीज में आई थी, वो है शिक्षकों और स्टाफ की ट्रेनिंग। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें छात्रों में मानसिक परेशानी के जो शुरुआती संकेत होते हैं, उन्हें पहचानने और सहानुभूति से रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्रेन करना चाहिए। इसे गेट कीपर ट्रेनिंग कहा जाता है, जैसा नेल्सन विनोद मोसेस ने हिंदुस्तान अखबार में बताया था। हाँ, गेट कीपर ट्रेनिंग। ये शिक्षा के स्टाफ मेंबर वो पहली कड़ी बन सकते हैं जो किसी छात्र को सही मदद तक पहुंचा सकें। स्कूलों और कॉलेजों को शायद वो एकेडमिक प्रेशर और छात्र जीवन के बाकी पहलुओं के बीच एक बैलेंस बनाने पर भी जोर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विद्यालय पत्रिका और IITB बंधु दोनों कहते हैं कि संस्थानों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां पढ़ाई के साथ साथ आराम, फिजिकल एक्टिविटी और हॉबीज के लिए भी समय निकालने को महत्व दिया जाए। और एक और अच्छा आइडिया है पीयर सपोर्ट का। विद्यालय पत्रिका कहती है कि सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं जहां छात्र एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर कर सकें और इमोशनल सपोर्ट दे सकें। ये अच्छा है। संक्षेप में कहें तो एक ऐसा खुला और सुरक्षित माहौल बनाना जहां छात्र बिना किसी डर या झिझक के अपनी फीलिंग्स और परेशानियां बता सके। और जो बहुत ज्यादा प्रेशर वाले फील्ड हैं जैसे मेडिकल एजुकेशन, वहां शायद वर्कलोड और काम के घंटों की भी समीक्षा जरूरी है, जैसा दृष्टि IAS ने कहा था। निश्चित रूप से। अब बात करते हैं परिवार और समुदाय के लेवल की। यहाँ पेरेंट्स की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। हाँ, सबसे ज्यादा। इंटरनेशनल जर्नल, यूनिसेफ, सक्सेस सीरीज सभी इस बात पर सहमत हैं कि फैमिली सपोर्ट एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। माता-पिता का पॉजिटिव रवैया, बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना, उन्हें समझने की कोशिश करना और उनका बिना शर्त सपोर्ट करना, ये बातें बहुत मायने रखती हैं। यूनिसेफ कुछ और प्रैक्टिकल सुझाव भी देता है, जैसे बच्चों से मुश्किल विषयों पर भी खुलकर बात करना, चाहे वो जेंडर आइडेंटिटी हो, भावनाएं हों या तनाव। हाँ, घर के नियम बनाते समय बच्चों की राय लेना, परिवार के साथ मिलकर कुछ एक्टिविटीज करना और घर में जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना, ये सब एक पॉजिटिव और सपोर्टिव माहौल बनाने में मदद करते हैं। यूनिसेफ का ये सुझाव भी बड़ा दिलचस्प था कि माता-पिता खुद पॉजिटिव रोल मॉडल बने, जैसे पिता घर के कामों में हाथ बटाएं और माँ कोई आउटडोर गेम खेलें। हाँ, ये बच्चों को दिखाता है कि भूमिकाएं फिक्स नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही LGBTQI समुदाय के जो किशोर हैं, उनके प्रति किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना भी परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी है। और आखिर में कम्युनिटी की भागीदारी। दृष्टि IAS कहता है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े प्रोग्राम्स में अगर पूरी कम्युनिटी को शामिल किया जाए तो उनका असर ज्यादा गहरा और टिकाऊ हो सकता है। तो इन सब बातों से ये एकदम साफ है कि समाधान किसी एक लेवल पर या किसी एक तरीके से नहीं मिल सकता। ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होनी चाहिए। बहुआयामी।
हाँ, जिसमें व्यक्ति, स्कूल, परिवार, समुदाय और सरकारी नीतियां सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी और मिलकर काम करना होगा। और जैसा कि कई स्रोतों में इशारा है, शायद सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता फैलाना और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को कम करना। हाँ, बिल्कुल, ताकि लोग मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। हाँ, और देखिए, सरकार ने इस दिशा में कुछ पहल की भी है। दृष्टि आईएएस बताता है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी NMHP है, जिसका मकसद जिला लेवल पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 भी है, जो मेंटल हेल्थ को एक अधिकार मानता है। टेलीमानस और किरण जैसी हेल्पलाइंस भी शुरू हुई हैं, जो फोन पर तुरंत सहायता देती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में चुनौतियां भी तो कम नहीं हैं। बिल्कुल, शायद सबसे बड़ी चुनौती बजट की है। पैसा। हाँ, दृष्टि आईएएस के अनुसार भारत में मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए अनुमानित जरूरत 93,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ओह, जबकि 2023 का बजट महज 1,000 करोड़ के आसपास था। ये अंतर तो बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा। और जो बजट है भी, उसका बड़ा हिस्सा अक्सर बड़े संस्थानों तक ही पहुंच पाता है। कम्युनिटी लेवल की पहलों के लिए कम ही बचता है। इसके अलावा वो नीतियां जो बनती हैं उनका जमीन पर सही ढंग से लागू ना हो पाना। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन। और ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की भारी कमी, ये भी तो बड़ी समस्याएं हैं। बिल्कुल, यहीं पर दृष्टि आईएएस भारत के सफल HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से सीखने की बात करता है। अच्छा, कैसे? उस प्रोग्राम की सफलता के पीछे एक साफ रणनीति थी, जो डेटा पर आधारित थी, जिसमें कम्युनिटी को साथ लिया गया था और जिसमें अलग-अलग मंत्रालय और सेक्टर्स शामिल थे। एक इंटीग्रेटेड मिशन मोड अप्रोच थी। शायद मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसी तरह के एक संगठित प्रयास की जरूरत है। हो सकता है एड्स नियंत्रण के लिए जैसे NACO बनी थी, वैसी ही कोई ऑटोनॉमस एजेंसी मेंटल हेल्थ के लिए भी कारगर हो। ये सोचने वाली बात है। और जो हमारी पारंपरिक तकनीकें हैं जैसे योग और ध्यान, उनकी भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? बहुत महत्वपूर्ण। जैसा हमने पहले भी बात की, ओनली माई हेल्थ और दूसरे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने के उपाय नहीं है। ये एकाग्रता बढ़ाने, मन को शांत रखने और एक पॉजिटिव नजरिया बनाने में मदद करती हैं। ये सारी क्वालिटीज छात्रों के लिए कितनी जरूरी हैं। हाँ। और ये आसानी से अपनाई जा सकती हैं। कम लागत वाली रणनीतियां हैं। और माता पिता की भूमिका पर एक बार फिर से जोर देना चाहूंगा। जैसा यूनिसेफ कहता है, सिर्फ सलाह देना या डांटना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादा जरूरी है बच्चों को ध्यान से सुनना, उन्हें समझने की कोशिश करना और खुद पॉजिटिव व्यवहार का उदाहरण बनना। बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है कि इन सभी समाधानों को, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर के हों, संस्थागत हों, पारिवारिक हों या नीतिगत, जमीनी स्तर पर असरदार तरीके से लागू कैसे किया जाए। हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सिर्फ अच्छी नीतियां या योजनाएं बना देना काफी नहीं है। असली चुनौती उनका इम्प्लीमेंटेशन पक्का करने में है और उन तक हर जरूरतमंद की पहुंच बनाने में है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि भारत में छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर, बहुत जरूरी और कई परतों वाला मुद्दा है। एकेडमिक प्रेशर, तेजी से बदलता समाज, डिजिटल दुनिया का असर और मदद के लिए अपर्याप्त सिस्टम, ये सब मिलकर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? What does this all mean? इसका मतलब यही है कि हमें इस मुद्दे पर तुरंत और कई स्तरों पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यक्तिगत आदतों में बदलाव से लेकर स्कूलों के माहौल को सुधारने, परिवार के सपोर्ट को मजबूत करने और सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने तक हर लेवल पर ठोस कदम उठाने होंगे। हाँ, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जो छात्रों को इन बढ़ते दबावों का सामना करने में मजबूत बनाए, ना कि उन्हें इसके नीचे दबने दे। बिल्कुल। और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ते जाते हैं। जरूर। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ मानसिक बीमारियों का न होना नहीं है। इसका एक गहरा मतलब है युवाओं में लचीलापन विकसित करना, रेजिलियंस। हाँ। उन्हें वो मजबूती देना जिससे वो जीवन में आने वाली चुनौतियों, असफलताओं और अनिश्चितताओं का सामना कर सके और उनसे उभर सके। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है।
तो सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा समाज और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना सकते हैं जहां युवाओं पर सिर्फ सफलता की एक संकरी परिभाषा का पीछा करने का दबाव ना हो, बल्कि उन्हें असफल होने पर या अनिश्चितता का सामना करने पर भी सपोर्ट मिले, जैसा कि अचल भगत जैसे विशेषज्ञों के विचारों से लगता है। या फिर जैसा अंजलि नागपान सुझाती हैं, क्या हम सुनने की कला को ध्यान से, बिना जजमेंट के, सहानुभूति से सुनने की कला को अपनी शिक्षा प्रणाली और अपने पारिवारिक जीवन का एक अहम हिस्सा बना सकते हैं? इन सवालों पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।